गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं कुछ को छोड़कर जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अब अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। 31C में कहा गया है कि आई थिंक 31C को मैंने पहले भी चर्चा किया है, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एडेड बाय 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आई थिंक मैंने जब कभी पढ़ाया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 21 में दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ और 22 में 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे लॉ को सेव किया जा रहा है जो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कहने का मतलब यहाँ मैं पहले बता दूं, पहले ही बताया था, आर्टिकल 39B एंड छोटा बी, जैसे मैं लिख दूं, पहले भी लिखा था, देखे जी, ये है, पहले बताया था मैंने, आर्टिकल 39 छोटी बी, मतलब 39 क्लॉज बी एंड 39C। तो अगर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, करते हुए, अगर आर्टिकल 14 एंड 19 का उल्लंघन हो या इन्फ्रिंजमेंट हो या उससे इनकंसिस्टेंट हो, तालमेल ना खाए, तो भी आर्टिकल 39B को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इस पर, इसको इम्प्लीमेंट करने में 14 एंड 19 को सबऑर्डिनेट माना जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो और इसका एक और है, और भी फीचर लाया गया था कि इसको इम्प्लीमेंट करते हुए कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, जुडिशियल रिव्यू तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, तो आप कोई भी इसको इम्प्लीमेंट करो, अगर जुडिशियल रिव्यू की बात होगी तो मैं ज़रूर रिव्यू करूँगा, पर मैं इस बात को हाँ कंसिडर करूँगा 39B एंड C को 14 एंड 19 के सामने सुप्रीम माना जाएगा। 39B क्या है एंड C क्या है पहले भी बताया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। 39B क्या कहता है कि 39B में कहता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब जो है समाज का जो मटेरियल है, समाज का जो रिसोर्सेस है, लोगों के बीच में इक्वली बांटा जाएगा। तो रिसोर्सेस या समाज का जो कह सकते हो कि जो संपत्ति है समाज की, वो समाज के लोगों में बांटा जाएगा इक्वली, तो वो 39B में है। 39C में है कि एक जगह किसी एक पर्सन के पास कह सकते हो कि धन का या या कह सकते हो कि स्रोत, रिसोर्सेस का, मतलब वेल्थ का, रिसोर्सेज का एक, और जो प्रोडक्शन के जो स्रोत हैं, रिसोर्स हैं, प्रोडक्शन के जो स्रोत हैं, सिर्फ एक ही आदमी के पास उसके कब्जे में न रहो, सिर्फ एक आदमी के पास सब पर कब्जा ना हो, मतलब वेल्थ एक ही आदमी के पास ज़्यादा हो, और प्रोडक्शन का भी जो कंट्रोल है सिर्फ एक ही आदमी के पास हो, तो उसको प्रोविड करना है, तो वो है 39C, तो उसको रोकना है, तो ये है 39C में। तो ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जब अब देखो, अब मटेरियल रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सोसाइटी में, तो लोग तो बोलेंगे ना भाई कि हमारा आर्टिकल मतलब 19 का अंदर है जो है हमारा प्रोफेशन, हमारा हमारा ऑक्यूपेशन का हमारा राइट है, तो हमारे जो कह सकते हो कि 14 के अंदर भी ये होगा कि इक्वलिटी का है, मतलब मैं बताता हूँ, जैसे देखो पहले देखो 39C से, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो, प्रोविजन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो, तो उनके वेल्थ को कंसंट्रेट ना होने दे, एक आदमी के पास जमा ना हो, तो उससे क्या होगा,
तो कोर्ट में आदमी क्या अप्रोच करेगा कि हमारा 19 के अंदर हमारा प्रोफेशन का राइट है, ऑक्यूपेशन का हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हमारा जो व्यवसाय पर हमारा कब्जा है, हमारा ऑक्यूपेशन पर जिस पर कब्जा है, कब्जा है मतलब हमारा जो कंट्रोल है, हम उसके मालिक हैं, आप तो उसको हमसे छीन रहे हो। तो ये कैसे, कहाँ का कानून है? तो उसके जरिए कहेगा कि तो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो कोर्ट में अप्रोच करेगा। जब कोर्ट में अप्रोच करेगा तो कोर्ट में गवर्नमेंट क्या एक्सप्लेनेशन देगी कि हम इसको 39C को इन्फोर्स कर रहे हैं, जिसके कारण किसी का आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट है उसका उल्लंघन हो रहा है। तो कोर्ट उस चीज़ को कहेगी कि ठीक है, एक्सेप्टेबल है, तो उसको नल एंड वॉइड कानून को नहीं मानेगी। ये हुआ। फिर 39B में क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द सोसाइटी और फॉर द कॉमन गुड, सबके अच्छाई के लिए। तो वो ऐसे ही बात है। तो वहाँ भी जो 19 के अंदर जो आपका राइट मिला हुआ है, तो आप ही के रिसोर्सेज को लोगों में बांटने की बात कही गई है। तो आपसे लेकर और आर्टिकल 14 के अंदर कहो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके लिए इक्वल कानून हो। तो एक कहाँ का कानून है भाई कि हमारे चीज़ों को है जो हमें कानून के अंदर हमारा ही चीज़ों को लेकर किसी और में आप बांट रहे हो, हमें अपने हमें जो हमने मेहनत करके जो अर्जित किया है उसको किसी और को दे रहे हो। तो कानून कहाँ, इक्वल तरीके से कानून कहाँ आप लगा रहे हो? उसको स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो। और तो एक कानून दोनों के लिए कहाँ लग रहा है? उसको स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो और हमारे कानून के मुताबिक जो हमारा अधिकार है उसको हमें और नीचे कर रहे हो, हमें उससे वंचित कर रहे हो। तो इक्वलिटी भी कहाँ हो रहा है? तो किसी और को देकर इक्वलिटी आप कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हमारी चीज़ें किसी और को बांट कर? तो उसके जरिए भी कोई कानून कोर्ट में अगर अप्रोच करता है तो वहाँ भी कहा जाएगा कि ये हम 39B को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो जिसके कारण इनका 14, 19 का उल्लंघन हो रहा है, तो भी कोर्ट कहेगी कि इट्स ओके, एक्सेप्टेबल। तो उसको भी कोर्ट नल एंड वॉइड नहीं करेगी। तो ये है 13(1)(c) का। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट बार बार धीरे धीरे चेंजेस कैसे कैसे जाए, वो जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं डिस्कस करूंगा। तो देखें, ये अब है राइट टू प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मतलब जमीन जायदाद जो देख रहे हैं, तो ये अब तो रिपील कर दिया गया है, अब फंडामेंटल राइट रहा नहीं। हाँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए, 2021 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? अभी राइट टू प्रॉपर्टी का क्या पोजीशन है? देखिए, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, सिर्फ ये सिटीजन को अवेलेबल है, लीगल राइट है। लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट। फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट नहीं है। राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही, ये गलत। फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, सिटीजन को सिर्फ अवेलेबल है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट तो रहा नहीं, चला गया 300A में। अब देखिए, ये दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, राइट टू प्रॉपर्टी। तो देखिए, हमारे यहाँ जब इंडिया जो है ये हुआ, आप कह सकते हो कि LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म हुआ। यहाँ फॉरेनर आ रहे हैं, फॉरेन कंपनियाँ आ रही है, इस्टेब्लिश हो रही है, बिजनेस कर रही है। अगर राइट टू प्रॉपर्टी उनको अधिकार रहे नहीं, कभी भी उनको प्रॉपर्टी से हटा दिया जाए, तो इंडिया में आके बिजनेस कर सकती है, सेटल हो सकती है? नहीं ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी में खुद अपना दिमाग लगाओ कि एक तो लीगल राइट तो है ही, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, अगर सिर्फ सिटीजन को सिर्फ रहेगा तो वहाँ वाले आके यहाँ कोई कुछ कर पाएगी? तो कहीं ना कहीं राइट टू प्रॉपर्टी एनी पर्सन को दे दिया गया है। तो इसलिए है जो बाहर वाले लोग भी यहाँ आके बिजनेस कर रहे हैं। इसको बाहर वाली कंपनियाँ उतनी सारी, जो भी कंपनी का नाम ले लो, सुजुकी कंपनी जापान की है, वॉल्क्स वैगन कार की कंपनी जर्मन कंपनी है, पेप्सी, कोको कोला, ये सब भी बाहरी कंपनी है। तो मैक्सिमम कंपनी का आप नाम ले लो, बहुत सारा जो फेमस है वो आपको, हिक विजन चाइना की कंपनी है। तो ऐसे बहुत सारे फॉरेन कंपनी यहाँ एस्टेब्लिश है। तो लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। तो अभी स्टेटस क्या है कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी, देखो, सिर्फ ये ट्रिकी कर दिया, सिटीजन ओनली, एनी पर्सन। अब क्या है, सिटीजन नॉलेज, कुछ फंडामेंटल राइट जो सिर्फ सिटीजन का अवेलेबल है। तो 15, 16, 19, 29, 30,
तो ये 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है फंडामेंटल राइट। ऐसे तो मैं आगे बताऊंगा। तो ऐसे ही जो लीगल राइट के बारे में भले एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इतना तो दिमाग लगा के आंसर कर सकते हो ना। हालांकि मैं वहां बताया तो वहां मैं रख सकता था कि लीगल राइट है, आर्टिकल 300 ए में इंक्लूड किया गया राइट टू प्रॉपर्टी को, और ये अवेलेबल टू एनी पर्सन। वहां मैंने मेंशन नहीं किया स्पेशली, ताकि ऐसे क्वेश्चन आए तो आप अपना थोड़ा दिमाग भी लगा सको। कुछ नहीं, अगर कहीं मेंशन है, कहीं कुछ नहीं पढ़ा है, या एक्सप्लिसिटली स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं है, कहीं टीचर ने भी नहीं पढ़ा है, कहीं किताब में भी नहीं देखा, कहीं बुक में, कहीं मतलब कहीं पेपर में भी नहीं सुना, तो क्या हो सकता, थोड़ा दिमाग लगा के बना सकते हो। अब देखो चालाकी, सबसे फर्स्ट ऑप्शन ने रखा लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, ताकि आंसर स्टूडेंट सबसे पहले इसे मारे। तो यूपीएससी में एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा सिविल सर्विसेज में। अब देखें एक क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है। ये आर्टिकल इसमें मेंशन है, इसमें प्रोविजन मेंशन है, इसके साथ मैच करना है कि कौन इसके साथ मैच होगा, खुद देखो। थोड़ा और बड़ा कर दूं, 16, 29, 30, 31। तो इसमें ए है, 1 है, 2 है, 3 है, इसमें हमें जाने, उसमें हमें दिमाग खाने की जरूरत, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इतना से ही आंसर हो जाएगा। देखें, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कहाँ मेंशन है ये? एंड देखो, फिर देखो मैं पढ़ नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, ये सब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा कर रहा है। तो आर्टिकल 16, 16 में तो है, चुपचाप ये दूसरा 2 जाएगा 16 में। All minorities, whether based on religion or language, shall have to establish and administer educational institution of their choice. अपने चॉइस से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कहाँ है माइनॉरिटी के लिए? 29 एंड 30 था। 30 किस लिए था? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रिलेटेड, तो हो जाएगा 30। अब देखें, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। कहाँ गया थोड़ा, हाँ जी, देखें प्रॉपर्टी की जो बात, एक क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2002 में। जो प्रॉपर्टी की बात कही गई थी ना, कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, तो ये है 31A में, 31B, C, 31 जो है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर है कहीं ना कहीं 31 में मैटर है। चुपचाप यहाँ इतना ही जानने की जरूरत है। ये है आपका पब्लिक अपॉइंटमेंट से जो मैटर है आर्टिकल 16 का अंदर है। अब रहा 29 एंड 30 का। ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अपने चॉइस से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये राइट किस में है? 29 में बोला था कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करने का राइट है। 39 में एजुकेशनल, 29 का 30 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने का राइट है माइनॉरिटी को। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने की बात कही जा रही है। तो देखें, हाँ, तो ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन, लैंग्वेज शैल हैव एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने की बात आर्टिकल 30 में जाएगी। अब रहा, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, इतना इतना इतना। तो ये जो मैटर आपका जाएगा आर्टिकल 29 में। तो यहाँ 29 का जो और डिटेल प्रोविजन मैं पढ़ाऊँगा जब, तो वहाँ ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, वहाँ मैं डिस्कस करूँगा। तो अगर एटलीस्ट 3 के बारे में, 3 ऑप्शन के बारे में आपको क्लियरली है, एक को नहीं है, एक तो जो बचा उसमें ही जाएगा। इतना तो दिमाग लगा के बना सकते हो कि 3 को तो मुझे मिल गया, तो बचा रिमेनिंग एक, उसमें ही गया। तो इसके बारे में जो और है, ये पॉइंट को मैंने डिस्कस नहीं किया अभी।
कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन maintained by the state or receiving state aid on ground of religion, race, caste, language or any of them. वो 29 में आगे जिक्र होगा. अब देखें एक फिर है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी. इसके रिमेडी का मतलब होता है संवैधानिक, रिमेडी का मतलब होता है उपचार. तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी के लिए इसका आपका राइट है. आर्टिकल 32 के अंदर में बार बार बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में आप अप्रोच कर सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ, उसका उल्लंघन हुआ, तो डायरेक्ट यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट. एंड फंडामेंटल राइट अंडर सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कैन इशू रीट can issue writ to enforce fundamental right for the enforcement of fundamental right. Writ such as, ये सब जो लंबा चौड़ा है जो कई बार बताया है, तो सेम बात कहा गया है कि सिंस फंडामेंटल राइट इज जस्टिसेबल इन नेचर, कहा गया है कि फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, मतलब इसको जुडिशियरी इसको इस्टेब्लिश, मतलब इसको इन्फ्रिंजमेंट होता है तो आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो. ये कोर्ट के द्वारा इसको जस्टिफाई किया गया है, ठीक है. तो कोर्ट में इसके लिए आपको प्रोसीजर दिया गया है कि इसके लिए आपका राइट है, कोर्ट अप्रोच कर सकते, कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं. एंड दे आर इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है फॉर द वायलेशन, अगर उसका वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है. Hence, aggrieved person can directly go to Supreme Court, which can issue, जो मैंने उतना बार बार कई बार बताया है. तो घूम फिर के हुआ कि अगर फंडामेंटल राइट का आपका वायलेशन हो, इन्फ्रिंजमेंट हुआ, कोई कानून ऐसा बना जिससे आपका फंडामेंटल राइट नहीं मिल पा रही है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो. एक बात और बता दूं, कहने को तो ऐसे थ्योरेटिकल बातें ऐसे हैं, लेकिन कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच करता है तो बार बार जजेज ऐसे ही स्टेटमेंट आता है, नो यू कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट. अब अगर इफ यू हैव रिमेडी, अगर हाई कोर्ट में रिमेडी है इसके लिए, तो पहले आप हाई कोर्ट जाए, डायरेक्ट मेरे पास नहीं आए, क्योंकि ऐसे सब लोग अगर मेरे पास डायरेक्ट आ जाएंगे तो मेरे पास केस का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो इससे बेटर है कि आप पहले हाई कोर्ट अप्रोच करें. अगर वहाँ से आपको जजमेंट नहीं मिलती है या जस्टिस नहीं मिलती है, देन यू कैन अप्रोच टू मी. तो अंडर आर्टिकल 226, बार बार सुप्रीम कोर्ट के जजेज इस बात को मेंशन करेंगे, अंडर 226 यू कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट. 226 का हवाला देते हुए आप हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो कि फंडामेंटल राइट मेरा उल्लंघन हो रहा है, या जो भी कोई भी राइट हो उसके लिए आप 226 के जरिए आप यू कैन अप्रोच कंसर्न हाई कोर्ट, या योर जो जुडिक्शन जहाँ आपकी जो जिस एरिया से बिलोंग करती है वहाँ जिस हाई कोर्ट का जो जुडिक्शन है वहाँ अप्रोच कर सकते हो. मैं अभी बोलूँगा नहीं. हैबियस कॉर्पस बता चुका हूँ, मैंडेमस बता चुका हूँ, प्रोहिबिशन भी बता चुका हूँ, सर्सियोरेडी भी बता चुका हूँ, एंड क्यूआरएंटी भी बता चुका हूँ ना. तो बार बार मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये हुआ आर्टिकल 32 का पार्ट. अब देखें एक क्वेश्चन है थोड़ा और छोटा. एक क्वेश्चन आया है 2020 का. कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो किस में आएगा? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, राइट टू फ्रीडम में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल में, राइट टू इक्वालिटी. तो अनटचेबिलिटी के रिलेटेड है आर्टिकल 17. 14 से लेकर 18 तक किस में आता था? राइट टू इक्वालिटी. देखो 2020 का क्वेश्चन है रिसेंटली, तो कहोगे कितना शुरू वाले क्वेश्चन को देखकर बार बार 95 वाले, 96 वाले, 2000 वाले कितना इजी क्वेश्चन है ये भाई. सिविल सर्विस में इतना इजी क्वेश्चन कैसे पहले आता था? अभी भी तो आया ना भाई, तो ऐसा थोड़ी कि नहीं आया है. देखो अभी भी आया, तो इसको मैंने यहाँ रखा है जानबूझकर, देखो कि ताकि समझो कि भाई जो बताया गया है, जो पढ़ाया गया है, कोई फालतू चीज नहीं है, एग्जाम में आती है, आया है और आते भी रहेगा, सिविल सर्विस हो या डिफरेंट अदर सर्विसेज हो. तो इसको हल्के में लोगों की कुछ नहीं है, ये तो बहुत हल्का, ऐसे पहले पूछा था अब नहीं पूछा जाएगा, आया है, कभी भी आएगा.
अब देखें जी आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 जो कहता है क्या, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, पारा मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड एनालोगस, उस टाइप से समरूप टाइप के फोर्सेस। कहने का मतलब कि जो डिफेंस पर्सनल हुए और पारा मिलिट्री फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस, इनको कुछ फंडामेंटल राइट में रिस्ट्रिक्शन है, इनको सारे फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है। जैसे इनको जैसे यूनियन बनाने का, एसोसिएशन बनाने का इनका ये राइट नहीं है। प्रेस के साथ इंटरेक्ट करने का, अपना स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन हुआ क्या भाई, इंटरनेट पर कुछ पोस्ट करने का, कि भाई डिफेंस में क्या है कि खाना सही नहीं मिल रहा, उसको इंटरनेट पर आप पोस्ट कर दिए कुछ बात के लेकर, आप उसको पोस्ट नहीं कर सकते। वहाँ एक गुट बना रहे हो, एक यूनियन बना रहे हो, वहाँ आप स्ट्राइक कर रहे हो, या आप धरना पर बैठे हुए हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, उसका आपको परमिशन नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसे, तो यहाँ तक कि जो डिफेंस में जो नॉन कॉम्बैट फोर्स है, नॉन कॉम्बैट एम्प्लॉय है, मतलब जो वर्दी वाले नहीं हैं, जिनका जैसे कि कारपेंटर वर्दी वाले कह सकते हो, या जिनको आप कह सकते हो कि जिनको आर्म्स एमुनेशन ये सब चीज़ से डायरेक्टली डील नहीं करना है, जैसे बार्बर हो गए, कारपेंटर हो गया है, उसके अलावा धोबी हो गया, वाशरमैन हो गया, तो इन लोग के लिए भी ये नियम मतलब ये है कि उनको भी फंडामेंटल राइट कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेंगे। तो ये हुआ आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 कहलाता है क्या, कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एरिया विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए मार्शल लॉ क्या होता है कि एक कहेंगे आर्मी लॉ, आर्मी रूल होता है कहाँ, जहाँ सिविल अथॉरिटी, जैसे कि जहाँ अगर कह सकते हो कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर खराब हुआ, या सिविल अथॉरिटी लॉ एंड सिचुएशन को मेंटेन नहीं कर पाती है, ऐसे केस में वहाँ मार्शल लॉ अप्लाई किया जाता है। वहाँ आर्मी रूल करती है अपने तरीके से, स्ट्रिक्ट कानून, स्ट्रिक्ट तरीके से। तो ऐसे केस में जैसे कि जहाँ दंगे हो गए, राइट हुए, आप जो कह सकते हो कि लोग लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या जहाँ कह सकते हो क्या, मतलब इंसर्जेंसी हुई, आर्म रिवेलियन का इंसर्जेंसी हुई, मतलब कह सकते हो माओवाद जानते हो कि कई बार टेररिस्ट अटैक हुए, कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा ऐसे चल रही है, एक्टिविटी चल रही है, तो वहाँ मार्शल लॉ लगाया जाता है, तो वहाँ आर्मी रूल करती है। तो ऐसे ऐसे केसेस में क्या होता है क्या, कि वहाँ कोई कोर्ट और नॉर्मल जो गवर्नमेंट होता है वो नहीं वहाँ रह पाता, वो शासन नहीं चल पाता। कोर्ट भी अगर कुछ होगा तो वहाँ आर्मी की जो ट्राइब्यूनल होगी, डिफेंस की जो ट्राइब्यूनल होगी, कुछ मामला आता है तो उसको सुनेगी, और आर्मी को स्पेशल ज़्यादा पावर होगा कि भाई ऐसे केस में वो अपना लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करने, किसी को अरेस्ट करना है, किसी को मारना है, किसी को डायरेक्टली है जो शूट करना है, वो आर्मी अपने हिसाब से उस एरिया में कर सकती है। तो ऐसे केसेस में और किसी का फंडामेंटल राइट होता है उल्लंघन, भाई हमको स्पीच एक्सप्रेशन का नहीं है, हमको राइट मिल रहा है, इंटरनेट हमारे शट डाउन कर दिए गए हैं, हमें मुंह में बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे केस में आप कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते। ये हुआ मार्शल लॉ। तो आर्मी रूल भी कहा जाता है, या जो भी कहो ऐसे, तो मार्शल लॉ इसको बोलते हैं। देखें ये मार्शल लॉ और क्या बोलते हैं, ये इमरजेंसी रूल वो अलग होता है। मार्शल लॉ किसी लोकल एरिया के पूरे कंट्री लेवल पर नहीं होता है, जहाँ ऐसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गड़बड़ हुई वहाँ मार्शल लॉ कुछ टाइम पीरियड के लिए लगाया जाता है। बाकी डिटेल अब मैं बताऊंगा कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इमरजेंसी, और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मार्शल लॉ एंड इमरजेंसी प्रोविजन, तो आगे चर्चा होगी, बस अभी तक के लिए इतना ही। यह है आर्टिकल 35। कहते हैं कि पार्लियामेंट शैल हैव एंड लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल नॉट हैव पावर टू मेक विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट। मतलब
कहने का मतलब है कुछ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट के लिए कानून बनाने के लिए, उससे रिलेटेड कानून बनाने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट को पावर होगा, संसद को पावर होगा, स्टेट को नहीं। जैसे आर्टिकल 16 से रिलेटेड, जैसे कि आर्टिकल 16 क्या था, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन ऑक्यूपेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सर्टेन ग्राउंड पर ऑक्यूपेशन में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी को एम्प्लॉयमेंट देने में, पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, सरकारी नौकरी देने में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। उससे रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है तो पार्लियामेंट बनाएगी। अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, आर्टिकल 17 में मेंशन है। 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात है, 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी की बात। उससे रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो पार्लियामेंट बनाएगी। फिर 23 में बताया था क्या, 23 में क्या बताया था कि 23 एंड 24, एक तो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग बताया था एंड फोर्स लेबर। तो तो 23 से ऐसे जो आर्टिकल, अगर जो भी अगर कानून बनाना हो तो पार्लियामेंट बनाएगी। 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी बताया, जो अभी जस्ट बताया, तो सुप्रीम कोर्ट में आप कैसे अप्रोच कर सकते हो डायरेक्टली। 32 में ये भी बोला गया है, मेंशन है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी अदर अन्य हाई, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को भी रीट इशू करने का पावर दे सकती है। तो जो भी है 32 का अंदर जो भी प्रोविजन बनाते हैं उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है तो किसका काम है बनाना, पार्लियामेंट का। 33 क्या हुआ अभी जस्ट बताया कि पारामिलिट्री फोर्स या मिलिट्री, डिफेंस फोर्सेस या इंटेलिजेंस, पुलिस, इनके लिए कोई फंडामेंटल राइट का उनके फंडामेंटल राइट का रिस्ट्रिक्शन है। तो उससे रिलेटेड कोई भी कानून है, जैसे नेवी एक्ट, आर्मी एक्ट जो बनता है, तो उसमें आर्टिकल 33 का मेंशन है। 34 जो मैंने जस्ट अभी बताया, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ से रिलेटेड अगर कोई कानून बनता है तो उसमें भी कानून पार्लियामेंट ही बनाएगी। तो ये रहा ऐसे, देखें तो इसके बाद है आपका, देखें, फंडामेंटल राइट एंड मिलिट्री लॉ इन इंडिया। देखें, फंडामेंटल राइट के कुछ फीचर हैं। सम ऑफ फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू ओनली सिटीजन, नॉट टू फॉरनर। जैसे जो मैंने बोला 15, 16, 15, 16, 19, 29, 30, ओनली सिटीजन को, फॉरनर को नहीं। 15 यानी 14 फॉरनर को भी अवेलेबल है, 15 नहीं, 16 नहीं। 17 रहा अनटचेबिलिटी से मैटर। 17 कहाँ, 17 अनटचेबिलिटी, फॉरनर को यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, तो 17 फॉरनर से रिलेटेड है ही नहीं। 18 टाइटल वाइटल की बात है, कोई टाइटल नहीं रख सकता, कोई लगा नहीं सकता, तो तो उसमें भी टाइटल न लगाने की बात है। 19 को पता है आपको, 6 राइट जो मैंने, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन। और 29 एंड 30 में जो माइनॉरिटी की राइट जो दिया गया है, माइनॉरिटी को क्या राइट है 29 में, प्रिजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर को प्रिजर्व करने की। तो फॉरेन से कोई इंडियन, मतलब बाहर से कोई इंडिया में आता है और उनको ये राइट दिया रहेगा तो क्या करेंगे कि हम तो माइनॉरिटी में हम भी हैं, हमको अपना लैंग्वेज का, कल्चर का प्रिजर्व करने का राइट मिले, तो यहाँ वो भी इस्टेब्लिश करना शुरू कर दें। फिर माइनॉरिटी को राइट है कि अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इंडियन माइनॉरिटी को, मतलब सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही ये सब 15, 16, 19, 29 का राइट है, ना कि फॉरनर को। देखें, फंडामेंटल राइट है नॉट एब्सोल्यूट। देखें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो फंडामेंटल राइट है ऐसा नहीं कि जो है वो है, उसको कुछ कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। ऑफकोर्स फंडामेंटल राइट में चेंज किया जा सकता है, स्टेट कैन इम्पोज, उसमें रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है फंडामेंटल राइट में, पर इतना ही रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, इतना ही अमेंडमेंट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है कि ताकि कम से कम बेसिक स्ट्रक्चर जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वो चेंज ना हो जाए।
तो ये कहा जाए कि फंडामेंटल में राइट को क्या अमेंड किया जा सकता है, आपको अमेंड किया जा सकता है, उसमें रिस्ट्रिक्शन लाया जा सकता है, उसमें चेंज किया जा सकता है। तो ये है आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। तो सैक्रोसैंक्ट नहीं, मतलब आप कह सकते हो कि सैक्रोसैंक्ट का हिंदी एग्जैक्ट मुझे ध्यान में सर्व कुछ ऐसा है, मतलब परमानेंट नहीं है जो है, मतलब सैक्रोसैंक्ट है कि मतलब जो है जो स्थिर है, कभी चेंज नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं है। कैन बी कटेल रिपीट बाय द पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो भी स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, जो मैं बार बार पहले भी बोला था। स्पेशल मेजोरिटी में भी क्या है कि 2/3 रिप्रेजेंटेड, मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग एंड मोर देन द हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, एंड कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो जब नेशनल इमरजेंसी रहेगी तो सिर्फ दो फंडामेंटल राइट है, उसको छोड़कर और सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे। जैसे देखिए ये आर्टिकल यहाँ जानने की जरूरत है, 359। तो आर्टिकल 20 एंड 21, 20 क्या है, किससे रिलेटेड, कन्विक्शन से रिलेटेड है, कन्विक्शन से रिलेटेड है। तो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन विद इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन के बारे में जो मैंने बताया था। 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड, ये क्या आर्टिकल 21 है, पर्सनल लिबर्टी के बारे में राइट है। तो 21 पर्सनल लिबर्टी का हो गया, एंड 20 हो गया कन्विक्शन से रिलेटेड राइट हो गया। तो ये दो कभी भी इसके सामने है जो एक प्रिजर्व रहेंगे, जब नेशनल इमरजेंसी तो ये हमेशा इन्फोर्स रहेगा। एक चीज आओ, अगर अगर नेशनल इमरजेंसी वार और एक्सटर्नल इन्वेजन उसके ग्राउंड पर अगर इमरजेंसी लगा हो, तो ऐसे केस में 19 आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 राइट दिया गया वो भी सस्पेंड रहता है। लेकिन अगर इमरजेंसी है जो ग्राउंड है कि आर्म्ड रिवेलियन, अंदर में आर्म्ड रिवेलियन कोई आर्म्स उठा कर लिया लोगों ने और रिवेल कर रहे हैं, उस ग्राउंड पर अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो ऐसे केस में 20-21 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 19 भी, आर्टिकल 19 भी प्रिजर्व रहती है। तो उस केस में आर्टिकल 19 भी फंक्शनल रहता है जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल रिवेलियन। तो ये हुआ। अब देखें, सेम बात मैंने बोला, तो ये 359 से रिलेटेड है, जब फंडामेंटल राइट की बात कही गई इमरजेंसी में। अब है फर्दर 6 राइट गारंटी बाय आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ वार एंड इंटरनल एग्रेशन, नॉट ऑन इंटरनल रिवेलियन। सेम बात जो मैंने अभी पहले बता दिया। तो ये 359 का प्रोविजन है, तो ये प्रोविजन है आपका 358 का। उल्टा देख लें, पहले 359 चर्चा हो गया और बाद में चर्चा हुआ 358। तो 358 में कहा गया क्या, देख लें, जो मेंशन है कि अगर इमरजेंसी का ग्राउंड है इंटरनल रिवेलियन, तो ऐसे केस में 2021 तो प्रिजर्व रहेगा, साथ में 19 भी प्रिजर्व रहेगा, तो वो सस्पेंडेड नहीं होगा, वो इन्फोर्स रहेगा, कहने का मतलब ये है 358। अब देखें, थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में चला जाऊं जहां मैंने बताया था, कहीं मैंने बोला था कि मैं वापस आऊंगा। 23 मैंने आपको पहले बता दिया था, अभी जो चर्चा हुई थी ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, फोर्स था एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्री, ये सब चर्चा, और ये सब फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब बता दिया मैंने, क्वेश्चन डिस्कस कर दिया मैंने, असेंबली एक्सप्रेशन सब राइट के बारे में बता दी मैंने, 21 जो बता दिया लाइफ और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बता दिया। देखिए ये मैं बता दूं, यहाँ एक वर्डिंग है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। देखिए इसके अंदर ही है कि राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू जो बताया था मैंने लाइवलीहुड। तो
क्योंकि बोलते बोलते कभी कभी बुलाया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ, मतलब होता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये वर्डिंग हो जाती है। लेकिन इसका जो हेडिंग जो दिया गया है ना इस आर्टिकल का, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। और राइट टू लाइफ स्पेशल इसके अंदर एक मेंशन है, एक पॉइंट या एक क्लॉज कह सकते हो, राइट टू लाइफ मेंशन है एक पॉइंट। तो ये हुआ। एग्जाम में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ध्यान में रहे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी लिखा जाती है आर्टिकल 21, और इसमें और कोई प्रोविजन मेंशन करते हो तो कोई आपको एग्जाम जो आपका जो कह सकते हो एग्जामिनर जो है कोई आपको गलत नहीं कह सकता, क्योंकि बेसिकली आपने कंसेप्ट को बताया है, आपने उसके कंटेंट को भी दे दिया, तो आपको मार्क्स देने में वो कमी नहीं करेंगे वो। अब देखिए शुरू में मैंने कुछ बोला था कि मैं वापस आऊँगा, कहाँ बोला था मैं भी एक बार देख लूँ। हाँ, आर फंडामेंटल also in the sense that they are essential for the all round development of, देखिए, material development, intellectual development, moral development, spiritual development। देखिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे, रिलीजन से उनका लिंक है, टाइप है, ठीक है। तो भगवान के साथ, ऊपर के साथ कैसे रिलेशन बना कर रखना चाहते हो, कैसे आप अपने रिलीजन को रिवील करना चाहते हो, प्रचार करना चाहते हो, कैसे अपना इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल से रिलेटेड है। मोरल्स का मतलब, कहने का मतलब हुआ मोरल डेवलपमेंट कि भाई ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, ठीक है, फोर्स लेबर नहीं होगा, अनटचेबिलिटी की बात नहीं होगी, तो मोरल नैतिक डेवलपमेंट की बात कहेगी, तो मोरल की बात यहाँ होगी। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात कैसे कहोगे कि इंटेलेक्चुअल में मतलब कि जैसे कि राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन है आर्टिकल 21 में। उसके अलावा राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी में बहुत सारे जो राइट कही गई है, तो उसमें चाहे आपको आर्टिकल 15 में एजुकेशन के लिए राइट दिया गया, 16 में एम्प्लॉयमेंट में आपको राइट दिया गया, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन देकर आपके इंटेलेक्चुअलिटी को कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात करी की गई, तो वो आया इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड बात। अब मटेरियल डेवलपमेंट, भौतिक डेवलपमेंट, मतलब आपको रोजगार मिलेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट की बात की कि डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कोई एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 16 में, तो उससे क्या होगा, आपका मटेरियल डेवलपमेंट होगा। राइट टू लाइफ में लाइवलीहुड की बात कहेगी, तो उससे क्या होगा, रोजगार मिले हमें, तो उसमें मटेरियल डेवलपमेंट की बात कहेगी। तो ये सब जो टर्म है कहीं ना कहीं वहाँ डिफरेंट आर्टिकल के जरिए इन्फोर्स किया गया है। तो ये, तो अब समझ में आया कि इसका मतलब कहाँ से क्या हुआ, तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं वापस आऊँगा, इसके बारे में फिर से मैं डिस्कस करूँगा। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं और कहीं छोड़ रहा हूँ, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, जो मैंने बोला था मैं वापस आऊँगा, देख लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत। खैर कोई नहीं, कभी ना कभी मैं चर्चा करूँगा ही आगे। मैं अभी ध्यान में नहीं आ रहा है कहाँ मैंने छोड़ा था। अब देखें, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब हिंदी में होता है राजनीति का निर्देशक सिद्धांत। राज्य की नीति या राजनीति का, राज्य की नीति का निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट की पॉलिसी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव मतलब निर्देशक सिद्धांत है, राज्य की नीति का, राजनीति का निर्देशक सिद्धांत। ये क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब कहा गया है क्या, का स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, संविधान के जरिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्या आप कोशिश करें ऐसे ये चीज इन्फोर्स करने का, ये प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करवाने की आप इंडेवर करेंगे, प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, तो एक डायरेक्शन दिया गया है। और ये इन
इन्फोर्सिएबल नहीं है, मतलब कहने का मतलब कोर्ट में इसके लिए इन्फोर्स करने के लिए, इसको इन्फोर्स करने के लिए आप कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते, या जुडिशियरी इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकती कि भाई संविधान में प्रोविजन है, ये नॉन इन्फोर्सिएबल है। तो नॉन जस्टिसिएबल है, कहने का मतलब नॉन जस्टिसिएबल, अनजस्टिसिएबल, न अनजस्टिसिएबल कहा गया है इसको। तो ये एक डायरेक्शन दिया गया है संविधान में स्टेट के लिए कि आप कोशिश करें ऐसा ये चीज़ इन्फोर्स करने का, इसलिए कहा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट की पॉलिसी में, अपने नीति में, अपना जब पॉलिसी बनाए तो उसमें ऐसे ऐसे सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करवाएं, इसके लिए निर्देश दिया गया है। दैट्स कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट 4 में इंक्लूडेड है। कहाँ से? 36 से 51 आर्टिकल तक। 36 आर्टिकल मैंने पहले बोला था कि वो डिफाइन करता है, स्टेट को डिफाइन करता है। इस डायरेक्टिव इस जितने डीपीएसपी के कंटेक्स्ट में जब स्टेट टर्म यूज किया गया है, स्टेट का मतलब क्या होगा 36 में है। 37 में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट है जो इस बात को ध्यान रखेगी और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो ये जो डायरेक्शन है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी, वो आर्टिकल 37 में मेंशन है। फिर ऐसे आता है आर्टिकल 38, 39, जो भी हो 40, 41, 42, 43, लंबी कहानी है। आई थिंक फॉर द बेटरमेंट आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास या बाद में, क्योंकि मैं बताऊं यहाँ मैंने स्लाइड में कुछ ज़्यादा मेंशन किया नहीं है, मैं बता दूं क्लियरली, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं कम से कम हर आर्टिकल के बारे में थोड़ा बहुत, है ज़्यादा है ही नहीं इसमें कुछ, लेकिन घूम फिर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैंने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कई बार बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। हिंदी में उसके बोला जाता है राजनीति का निदेशक सिद्धांत। तो देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट की पॉलिसी का क्या निर्देशक सिद्धांत है, ये हुआ। तो डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहते हैं इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में रखा गया है। एंड विच आर्टिकल that will mention about the DPSP, that's the आर्टिकल 34, 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की प्रोविजन को मेंशन किया गया है। तो कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है दैट आइडियल, मतलब कहो, आप कह सकते हो कि ये सिद्धांत दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड, ये आदर्श या ये सिद्धांत जो स्टेट को मन में ये रखना है, कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड इनेक्टिंग लॉ। मतलब कहने का मतलब है कोई नीति बना रहा हो, अगर स्टेट कोई नीति बना रहा हो या कोई कानून बना रहा हो तो उसको इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें डायरेक्ट डीपीएसपी के द्वारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के सिद्धांत में क्या क्या मेंशन की गई है, और उसको ध्यान में रखते हुए उसको उसके मद्देनजर देख रहते, मतलब उसको कह सकते हो उसको ध्यान में रखकर ही हम कोई कानून बनाए या कोई पॉलिसी बनाए। तो ये कहने का मतलब, तो इसलिए एक डायरेक्टिव डीपीएसपी में कुछ कह सकते हैं कि कुछ बातें को मेंशन की गई है कि स्टेट मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं है, स्टेट का डेफिनेशन मैंने बताया था कि आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया है डीपीएसपी के कंटेक्स्ट में, और आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है फंडामेंटल राइट के कंटेक्स्ट में। दोनों में लगभग सेम ही बात कही गई कि स्टेट का मतलब क्या हुआ, जो मैंने पहले बताया कि सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर या एनी पब्लिक बॉडी, लोकल अथॉरिटी, उनके लिए स्टेट का टर्म यूज हुआ, स्टेट कहने का मतलब। तो ये जब भी कोई कानून बनाएंगे, जब कोई नीति बनाएंगे, जब कोई नियम बनाएंगे, तो डीपीएसपी को डीपीएसपी में मेंशन की हुई गाइडलाइन है या जो भी निर्देश दिए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अब कानून, नियम
या आप कोई नीति पॉलिसी बनाएंगे, ये कहने का मतलब है। अभी मैंने ये सब बातें बोल दी, इसमें क्या क्या मेंशन है जब वो बताऊंगा तब ये बातें आपको क्लियर होगा। जैसे कोई भी बातें फिलोसफिकल टाइप की बातें अगर शुरू में आती डिस्कस होती है, जैसे फंडामेंटल राइट में भी आया था, तो मैं जब पूरी पढ़ा देता हूँ उसके बाद बैक जाकर मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि देखो देखो ये जो बातें आगे शुरू में जो मेंशन है, कैसे कैसे फंडामेंटल राइट में या कैसे कैसे डीपीएसपी में वो मेंशन किया गया है उसको। तो आगे धीरे धीरे है तो मैं बताऊंगा, अभी बस इतना जानने की जरूरत है। कहते हैं कि आर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो लेजिस्लेचर्स हैं, मतलब लेजिस्लेचर का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए एमपी कहने का मतलब, और जो एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनको एक संविधान की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। एक कह सकते हो इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब इंस्ट्रक्शन, आप एडवाइस नहीं है, एडवाइस का मतलब सलाह है, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश दिया गया है। और इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन निर्देश दिया गया और ये सिफारिश की गई है कि आप ये सब चीज़ को ध्यान में रखोगे, डीपीएसपी को ध्यान में आप रखोगे जब भी आगे आप कोई लॉ बनाते हो। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव मंत्रिमंडल कोई ऑर्डर पास करेगा या कोई रूल या कोई रेगुलेशन बनाएगा, तो आप डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो ये कहने का मतलब है। तो सेम 36 से लेकर 51 तक की जो आर्टिकल है डीपीएसपी को कवर करती है। देखें, कहता है कि डीपीएसपी इम्बडी द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड सीक टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। फंडामेंटल राइट क्या एस्टेब्लिश करने की उस फंडामेंटल राइट क्या एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी या सोशल डेमोक्रेसी किसके द्वारा एस्टेब्लिश करने की बात कही गई है? डीपीएसपी के द्वारा। अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होता है, सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है, तो आगे मैं बताऊंगा तो एक क्लियर होगा। यहाँ मुझे बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी राइट है, सोशल डेमोक्रेसी मतलब सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए, सोसाइटी में अपने एक स्टेटस के लिए क्या सोशल राइट मिला है, वो होगा सोशल डेमोक्रेसी में डिस्कशन। तो ये है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन भी मैंने पहले दिखाया या मैं दिखाऊंगा अभी बाद में। कहते हैं आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर एंड दैट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। कहने का मतलब हुआ कि ये जो फंडामेंटल राइट है जस्टिसिएबल है, मतलब लीगली बाइंडिंग है, मतलब उसका आपका वायलेशन हुआ, इन्फ्रिजमेंट हुआ, या उसमें जो फंडामेंटल राइट में जो मेंशन है वो राइट आपको नहीं मिल रही तो आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। लेकिन डीपीएसपी में जो जो प्रोविजन मेंशन है वो चीज़ अगर आपको अवेल नहीं होती है, गवर्नमेंट के द्वारा अवेल नहीं करवा पाती है गवर्नमेंट, तो इसको इन्फोर्स करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आप कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहने का मतलब है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है एंड नॉन इन्फोर्सिएबल है। तो क्यों है वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है भाई, तो इसको तो लीगली कह सकते हो कि ये जस्टिसिएबल होना चाहिए था, इन्फोर्सिएबल होना चाहिए था, पर ऐसा क्यों नहीं है आगे डिस्कस होगा। तो यहाँ तक ये है। अब देखें, बट इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ, किसी कानून के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को या संवैधानिक है नहीं उसको डिटरमाइन करने के लिए, अगर court if court finds that law in question seeks to give effect to a directive principle, it may consider such law to be reasonable in relation to article 14 and or 19 and save such law from unconstitutionality। ये लाइन कहने का मतलब ये हुआ, बस याद ध्यान में जाने, अगर इसका मतलब ये है कि देखें, in determining the legality of any law, if court finds that any law in question seeks to give effect to, कहने का मतलब सरकार ने कोई कानून बनाया, ठीक है, कोई नियम या कानून बनाया, अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करते हुए किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है,
जैसे आर्टिकल 14 जो मेंशन होता है राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी में मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसमें जो जो प्रोविजन थोड़ा बहुत मैंने बताया था उसका वायलेशन होता है। आर्टिकल 19 में जो जो प्रोविजन मेंशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, प्रोफेशन, रेसिडेंस, ये सब जो बताया था, अगर उसका वायलेशन होता है पर किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लॉ बनाई गई है और इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, अगर ये 14 एंड 19 वाले राइट का, तो उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना करार दिया जाएगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाएगा। मतलब यहाँ एक कुछ ऐसे प्रोविजन है डीपीएसपी के जिनको प्रायोरिटी दी गई है कंपेयर टू फंडामेंटल राइट। 14 एंड 19 के सामने डीपीएसपी के कुछ प्रोविजन है जिनको प्राइमेसी दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है, या उनके उसका स्थान उसको ऊपर प्लेस पे रखा गया है उसकी 14-19 कंपेयर में। जैसे मैंने पहले भी बताया था, 2-3 बार मैं बता चुका हूं कि जब बात आर्टिकल 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी का चर्चा होता है, जब इसको इन्फोर्स करने के लिए गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट इन्फोर्स करना चाहती है, इसके इन्फोर्समेंट के समय में द्रव्यमान में अगर 14 एंड 19 का वायलेशन होता है तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक या नल एंड वाइड नहीं माना जाएगा। यह है, इसका मतलब यह है। लेकिन डीपीएसपी के अदर प्रोविजन जो है और भी है, जो जैसे आप जानते हैं 36 से 51 तक है, तो क्या क्या है मैं बोलूंगा अभी, भले मैंने अभी स्लाइड में मेंशन नहीं किया है, पर मैं आपको थोड़ा बहुत रूबरू करवाऊंगा, बताऊंगा, थोड़ा उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। तो बाकी अगर डीपीएसपी के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उस केस में उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। तो कहने का मतलब फंडामेंटल राइट को अदर जो डीपीएसपी के सामने सिर्फ 39 एंड बी के सामने ही फंडामेंटल राइट उसके सबऑर्डिनेट है, पर अगर अदर डीपीएसपी में जो प्रोविजन मेंशन है उसके सामने फंडामेंटल राइट सबऑर्डिनेट ना कर उससे सुप्रीम है। ये हुआ, समझ में आया? तो ये अब 39 बी क्या है भाई, इतना बार बार बी सी, तो मैंने पहले भी बताया 39 बी में क्या होता है कि कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स, मतलब कहने का मतलब होता है कि जो भौतिक राशि या जो रिसोर्सेस है, सोसाइटी का जो रिसोर्सेस है, गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि उन रिसोर्सेज को सोसाइटी में इक्वल तरीके से बांटा जाए ताकि सारे लोगों का अच्छाई हो, सारे लोगों का भला हो। तो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही गई है, सोसाइटी के रिसोर्सेज के लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही गई है। 39 बी का है प्रोविजन। 39 सी में क्या है, तो प्रोहिबिशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मतलब एक आदमी के पास वेल्थ का कंसंट्रेशन ना हो जाए कि एक ही हो, काफ़ी अमीर हो, और जो प्रोडक्शन के जो सोर्स है उस पर भी एक ही आदमी का कंट्रोल ना हो, मतलब फैक्ट्री पर कह सकते हो कि सिर्फ एक ही आदमी का कंट्रोल है, एक ही पर्सन का कंट्रोल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक कंसंट्रेशन की बातें कही है कि इसको प्रोहिबिट करना है, इसको हमें रोकना है इस चीज़ को, ताकि दूसरे लोगों को भी के पास वेल्थ रहे, धन संपत्ति रहे, और प्रोडक्शन करने का जो राइट है या प्रोडक्शन करने का जो ऑनरशिप है और लोगों के पास भी हो। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। जैसे देखते हैं कि 39 BC वाला जो ऐसी बातें हुआ, तो आप कह सकते हो कि लैंड सेटलमेंट वाली जो मतलब जिसमें आप कह सकते हो कि जमींदारी प्रथा जो आप मैंने बताया था आपको, तो उसमें क्या चल रहा था कि सरकार क्या कर रही थी कि लैंड है जो जमींदारों से लेकर दूसरे लोगों में बांट रही थी, या किसानों में, या जो उन पर मजदूरों में बांट रही थी कि सबके पास जमीन होना चाहिए। तो किस लिए 39 बी के अंदर देखे जाए तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज की बात कही जा रही थी, और कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन, एक ही आदमी के पास सारा चीज न, खेती करने का जो जमीन है एक ही आदमी के पास ना हो, एक ही आदमी जमींदार ना हो, तो
तो उस चीज को रोकने के लिए वो जमीन को, लैंड को क्या किया, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। तो 39B एंड C के फॉलो करते हुए उस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ। अब देखें, इट इम्पोज मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटीज फॉर द अप्लीकेशन बट रियल फोर्स बिहाइंड देम इज द पॉलिटिकल। कहने का मतलब होता है और पॉलिटिकल ओपिनियन कि स्टेट पर ये नैतिक ऑब्लिगेशन, मतलब मोरल ऑब्लिगेशन ये इम्पोज करता है। मतलब आप, कहने का मतलब है क्या कि स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनकी खुद की एक ऐसी बाध्यता है, नैतिक बाध्यता है, खुद का एक ऑब्लिगेशन है, बाध्य है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नैतिक रूप से, मोरल तरीके से देखा जाए तो। कहने क्यों ऐसे बाध्य हैं, क्योंकि आप जनता के द्वारा चुने गए हो, जनता के रिप्रेजेंटेटिव हो, जनता की भलाई के लिए चुने गए हो, जनता ने अपनी भलाई के लिए चुना है आपको। तो इसलिए आपका खुद का खुद दायित्व है कि जनता की हित के लिए, जनता के फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, पीपल के वेलफेयर के लिए आप सोचो। उनके वेलफेयर को सोचने के लिए आपका ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करवाएं, ये है। पर कहा गया कि बट रियल फोर्स बिहाइंड देम इज पॉलिटिकल, दैट इज पब्लिक ओपिनियन। मतलब इसके पीछे वास्तविक क्या है, सच्चाई क्या है कि सरकार को उन्हें जनता का वोट चाहिए, जनता का सपोर्ट चाहिए, तब वो सरकार बना पाएगी कोई भी पार्टी। तो पॉलिटिकल दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका पर्पस है कि लोगों को खुश करना, लोगों का अपने पास सपोर्ट रखना। तो इस बात को ही मैंने कहा गया कि बट रियल फोर्स बिहाइंड देम इज पॉलिटिकल और दैट इज पब्लिक ओपिनियन। कहने का मतलब है अगर आप ये इम्प्लीमेंट करोगे, लोग आपसे खुश रहेंगे, लोग आपसे खुश रहेंगे तो लोग आपके लिए वोट करेंगे, तो आप अगले टाइम पे आप सरकार बना पाओगे, या सरकार में अभी भी हो तो कंटिन्यू रह पाओगे। तो यह हुआ डीपीएसपी। और डीपीएसपी में क्या क्या है, तब जब आगे जो बताऊंगा अभी, तब ये क्लियर होगा कि हाँ भाई ये जो जो फिलोसफिकल टाइप की जो बातें हैं ना, जो ऐसी मेमोराइज करने वाली बातें है, उसका इसका इसका अर्थ क्या हुआ, क्यों ये कहा गया है, तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसलिए उसको, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं डीपीएसपी के प्रति जो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल है, कम से कम कुछ न कुछ आपको बताऊंगा ताकि आपकी कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। अगर मैं उन आर्टिकल को डिस्कशन ना करूं और ऐसे लंबी चौड़ी सिर्फ फिलोसफिकल बातें ऐसे बोलकर आगे बढ़ जाऊं तो आपको डीपीएसपी समझ में नहीं आने वाला कि क्या है डीपीएसपी। तो ये, अब देखें, इससे एक एग्जाम में 2002 में सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चन आया, देखें, पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इस्टेब्लिश, क्या इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहाँ, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट का जो पर्पस होता है इस्टेब्लिश करना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी तो है इसका, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। तो गांधीयन डेमोक्रेसी की बात रहा तो आगे जब किसने पढ़ा होगा कह सकते हो फंडामेंटल, सॉरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें डीपीएसपी को थोड़ा दो तीन कह सकते हो कि पैराग्राफ में डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया गया है कि ये है गांधीयन, बेस्ड ऑन गांधी प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन सोशल प्रिंसिपल। तो लेकिन यहाँ देखा जाए तो हमारा जो करेक्ट आंसर है सोशल डेमोक्रेसी यानी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो आंसर होगा ये आपका डी। तो सोशल डेमोक्रेसी भी सही है, गांधीन डेमोक्रेसी पार्शियली करेक्ट है, लेकिन जब ये ऑप्शन जब आया है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका होता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब देखें, अब है क्या कि एक है मिनर्वा मिल केस है 1980 का, 1980 का मिनर्वा मिल केस था। पहले मैं रीड कर देता हूँ, बाकी डिटेल में समझाऊंगा। द सुप्रीम कोर्ट held that Indian constitution is founded on the bedrock of balance between fundamental right and directive principle। ऐसे मिनर्वा मिल एक केस 1980 में हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सपोर्ट किया, इस बात को मेंशन किया, इस बात को कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है किस आधार पर बेस है,
फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के दोनों के बैलेंस पर, इसके बैलेंस होने पर ही, ये इसका बैलेंस होना कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार के लिए, जिसको बेड रॉक कहा गया है, उसके लिए ये जरूरी है। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में बैलेंस होना कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लिए जरूरी है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है इन दोनों के बैलेंस पर बना हुआ है, कहने का मतलब। तो इसमें बार बार चर्चा होगी कि फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टरी प्रिंसिपल कहीं ना कहीं एक चैरियट, मतलब रथ के दो चक्के की तरह हैं। अगर एक चक्का गया तो रथ गिर जाएगी, तो दोनों चक्का का होना, व्हील का होना रथ को चलने के लिए जरूरी है। वैसे उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन एक चैरियट है और फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी इसके दो व्हील हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर, जूरिस्ट ऐसे ऐसे बातें करेंगे। जब मैं डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तो इनकी थोड़ा थोड़ा उस समय चर्चा करूंगा, अभी तो नहीं। अब देखें थोड़ा, मैंने अभी मिनरवा मिल जो कि है एक मिल था, ऐसे देखिए मिनरवा मिल के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। मिनरवा मिल जो है कर्नाटका में एक टेक्सटाइल मिल था। ये एक सिल्क का प्रोडक्शन करता था, टेक्सटाइल मिल, सिल्क के कपड़े बनाया करता था, बनता था वहाँ। तो इसमें क्या होता है क्या कि ये, तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि
जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचिए मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ। कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे। तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से। नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP JIPMER जिपमड़ @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहाँ तक ये। और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट के साथ, इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में, क्लियर है। तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।